वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। आज है 6 सितंबर 2021। तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल एफएसडीसी के बारे में है। फुल फॉर्म है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। अभी फाइनेंस मिनिस्टर ने हाल ही में चेयर किया है इसकी 24th मीटिंग को। जानते हैं ये क्या है। ये एक नॉन स्टैचुरी एपेक्स काउंसिल है। नॉन स्टैचुरी होने का मतलब ये है कि इसको बनाने के लिए कोई एक्ट वगैरह पास नहीं किया गया है। ये एक काउंसिल है जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत काम करती है। इसे 2010 में बनाया गया था एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के माध्यम से। कोई कानून आता तो स्टैचुरी हो जाती, कानून नहीं आया तो नॉन स्टैचुरी है। 2008 में जो एक सब प्राइम क्राइसिस आया था उसके रिजल्टेंट रघुराम राजन कमेटी ने इस संबंध में एक रिकमेंडेशन दी थी कि हमें फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म की आवश्यकता है, इसलिए हमें इस प्रकार की एक काउंसिल का निर्माण करना चाहिए। रिजल्ट के तौर पे 2010 में ये बॉडी एग्जिस्टेंस में आई। इसके चेयरपर्सन होते हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। कई सारे इसके मेंबर होते हैं, जैसे आरबीआई के जो गवर्नर हैं। कई सारे सेक्रेटरीज भी इसके मेंबर होते हैं, लाइक फाइनेंस सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के। तो ये सभी लोग इसके मेंबर होते हैं। कुछ और भी मेंबर्स होते हैं जो वेरियस बॉडीज से बिलोंग करते हैं, रेगुलेटर्स के, जैसे सेबी, इरडा, पीएफआरडीए, आईबीबीआई। इसके जो चेयरमैन होते हैं इन रेगुलेटर्स के, वो भी इसके मेंबर होते हैं। एफएसडीसी की एक सब कमेटी होती है, उसे आरबीआई के गवर्नर चेयर करते हैं। जितने भी मेंबर एफएसडीसी के होते हैं वो इस सब कमेटी के भी मेंबर होते हैं। इसका काम ये है कि ये एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म ऑप्ट करके कंट्री के फाइनेंशियल कंडीशन को कैसे स्टेबल रखा जा सकता है, उस संबंध में जो वेरियस रेगुलेटरी बॉडीज हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करें और जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसके डेवलपमेंट को प्रमोट करें। ये मैक्रो प्रूडेंशियल सुपरविजन भी करते हैं, जो हमारी मैक्रो इकोनॉमी है, जो ब्रॉड पैरामीटर्स हैं उनका ध्यान रखते हैं, और जो फाइनेंशियल सेक्टर में बड़े बड़े एंटिटीज़ वर्क कर रही हैं उनकी फंक्शनिंग को भी ये देखते रहते हैं ताकि सब कुछ बढ़िया से काम करता रहे। देखिए, इस संबंध में एक प्रश्न आया था 2016 के प्रीलिम्स में एफएसडीसी काउंसिल के बारे में। पहला स्टेटमेंट था कि ये नीति आयोग का ऑर्गन है, दूसरा इसे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हेड करते हैं, और तीसरा ये मैक्रो प्रूडेंशियल सुपरविजन करता है इकोनॉमी का। हमें पता है कि नीति आयोग का ये ऑर्गन नहीं है, बाकी ये दोनों तो करेक्ट हैं, तो सी यानी कि 2 and 3 विल बी द करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के बारे में है। हाल ही में इस फंड ने एक कमिटमेंट की है क्लाइमेट चेंज को काउंटर करने के लिए। इनके पास जो भी फाइनेंस है, आप उसे क्लाइमेट फाइनेंस कह लीजिए, उसका 30% ये खर्च करेंगे जो स्मॉल स्केल एग्रीकल्चर है उसके लिए, जहां पर वो कोशिश करेंगे कि जो नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस हैं उन्हें ऑप्ट किया जाए, जिससे ग्लोबल वार्मिंग ना हो, क्लाइमेट चेंज ना हो। तो ये अमाउंट इन्हें 2030 तक खर्च करना है, 30% जो भी इनके पास है क्लाइमेट फाइनेंस। बात करते हैं इस फंड के बारे में। तो देखिए, ये जो इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है, ये एक स्पेशलाइज्ड इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ये फंड एक इंस्टीट्यूशन की तरह वर्क करता है यूनाइटेड नेशंस के। ये पॉवर्टी इरेडिकेशन और जो डेवलपिंग कंट्रीज में रूरल एरियाज हैं उनके डेवलपमेंट के लिए प्रयास करता है, और जो भी इसके पास फंड वगैरह है उसे खर्च करता है। 1977 में इसे क्रिएट किया गया था। ये वर्ल्ड फूड कॉन्फ्रेंस जो 1974 में हुआ था, उसी के आउटकम के तौर पे एग्जिस्टेंस में आया था। ये देखिए, जो मार्जिनलाइज्ड और वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, जैसे कि फार्मर्स जिनके पास बहुत कम ज़मीन है, फॉरेस्टर्स, पास्चुरलिस्ट, फिशरमैन, छोटे मोटे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन सब के साथ ही मिलकर काम करता है। उन्हें डिज़ास्टर को लेकर प्रिपेयर करवाता है, वेदर की इंफॉर्मेशन देता है, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र करता है और सोशल लर्निंग में भी मदद करता है। ये हेडक्वार्टर्ड है इटली के रोम में। 177 इसके मेंबर्स हैं, इंडिया भी मेंबर है। ऑब्जेक्टिव यही है कि जो पुअर लोग हैं उनकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी को एनहेंस किया जाए, मार्केट पार्टिसिपेशन को बेहतर किया जाए, जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उन्हें इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल बनाया जाए और क्लाइमेट रेजिलियंस बनाया जाए। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल डिमेंशिया के बारे में है।
अभी हाल ही में WHO ने एक रिपोर्ट रिलीज की है, टाइटल रहा ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट ऑन पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स टू डिमेंशिया। तो ये तो पूरा इसका टाइटल ही रहा है, ठीक है। अब डिमेंशिया है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये एक सिंड्रोम है। देखिए, डिमेंशिया कोई बीमारी नहीं है। डिमेंशिया एक्चुअली में कई सारे सिम्टम्स का एक ग्रुप है जो प्रोग्रेसिव होते हैं, सिम्टम्स खतरनाक होते हैं और धीमे धीमे बढ़ते जाते हैं। इससे एक व्यक्ति का जो कॉग्निटिव फंक्शन है वो डिटोरिएट होने लगता है। कॉग्निटिव फंक्शन का मतलब ये होता है कि आप अपने थॉट्स को प्रोसेस नहीं कर पाते। अगर ये डिटोरिएट हो गया तो धीमे धीमे, जैसे कोई व्यक्ति जब बुजुर्ग होता जाता है तो वो सोचने समझने की क्षमता थोड़ा थोड़ा खोने लगता है। वो एक व्यक्ति को अर्ली एज में ही होने लगता है, दैट इज डिमेंशिया। ये मेमोरी को अफेक्ट करता है, सोचने की क्षमता, आप किसी चीज को कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते, कैलकुलेट नहीं कर पाते, लर्निंग कैपेसिटी में दिक्कत आने लगती है। जो भी डिमेंशिया से प्रभावित है उसकी लैंग्वेज, जजमेंट, इन सभी चीजों पर प्रभाव पड़ने लगता है। हालांकि कॉन्शियसनेस रहती है, ऐसा नहीं कि वो व्यक्ति अपनी कॉन्शियसनेस खो देता है, वो नहीं होता, लेकिन मेमोरी लॉस वगैरह होने लगता है। तो सिम्टम्स में वही है, मेमोरी लॉस, सोचने की क्षमता में कमी, विजुअल परसेप्शन में प्रॉब्लम, सेल्फ मैनेजमेंट नहीं हो पाता, प्रॉब्लम सॉल्विंग या लैंग्वेज एबिलिटी कमजोर होने लगती है, सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। पर्सनैलिटी में कई तरीके के बदलाव इसकी वजह से हो सकते हैं। डिप्रेशन आ सकता है, आप खुद को बेहतर महसूस नहीं करते, एजिटेशन, पैरानोइया और मूड स्विंग, ये सब प्रॉब्लम्स होंगी। देखिए, कॉज क्या होता है, किसी वजह से अगर ब्रेन की सेल्स डैमेज हो गई तो डिमेंशिया हो सकता है। अब ब्रेन सेल्स कई तरीके से डैमेज हो सकती हैं, कोई हेड इंजरी हो जाए, कोई स्ट्रोक आ जाए, या ब्रेन ट्यूमर हो जाए, या फिर कई बार HIV इन्फेक्शन की वजह से भी ऐसा होता है। ट्रीटमेंट क्या है? देखिए, कोई अवेलेबल ट्रीटमेंट नहीं है जो डिमेंशिया को क्योर कर सके। कई सारे नए नए ट्रीटमेंट्स हैं जिनके बारे में इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, क्लिनिकल ट्रायल के फेज में भी कुछ है, मे भी आने वाले समय में कुछ बेहतर क्योर हमें मिल जाए। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम के बारे में है। मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एक डेलीगेशन को लीड करते हुए रशिया जाने वाले हैं, रशिया जा रहे हैं इनफैक्ट। ये पार्टिसिपेट करेंगे 6th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम समिट में, जो कि व्लादिवोस्तोक में हो रहा है। व्लादिवोस्तोक कहाँ है? देखिए, ये है रशिया, दिख रहा है आपको, यहां पर व्लादिवोस्तोक है, बिल्कुल नॉर्थ कोरिया के नॉर्थ में और जापान के नजदीक में व्लादिवोस्तोक है। ये देखिए, EEF ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम, जो रशिया का ईस्टर्न पार्ट है वो कंपैरेटिवली रिमोट है, ठंडा है। वो चाहते हैं कि वहां पर भी इन्वेस्टमेंट आए, डेवलपमेंट हो, जो रिसोर्सेज है उनको एक्सट्रैक्ट किया जाए। इसी उद्देश्य से वहां के प्रेसिडेंट ने 2015 में EEF इसे स्टार्ट किया, इस फोरम को शुरू किया। उद्देश्य यही था कि जो रशिया का फार ईस्टर्न रीजन है वहां पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जाए, इंटरनेशनल कोऑपरेशन को इनहेंस किया जाए एशिया पैसिफिक रीजन में। व्लादिवोस्तोक में, जो कि रशिया की एक सिटी है, हर साल ये फोरम इकट्ठा होता है। कई सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पे चर्चा की जाती है, वर्ल्ड इकोनॉमी, रीजनल इंटीग्रेशन और कैसे नए इंडस्ट्रियल एरियाज को डेवलप किया जाए, टेक्नोलॉजिकल सेक्टर को कैसे बेहतर किया जाए, इन सभी चैलेंजेस पर बात की जाती है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल जजेस के अपॉइंटमेंट को लेकर है। सुप्रीम कोर्ट में अभी हाल ही में 9 जजेस को अपॉइंट किया गया, उन्होंने ओथ ली, जिसमें 1/3 वुमेन रही, यानी कि 3 महिलाएं रही। एक बार में इतने सारे लोगों का ज्वाइन करना, ओथ लेना, ये बिगेस्ट नंबर है अभी तक का। इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ है उस 33 हो जाएगी, जिसमें 4 महिलाएं भी होंगी। देखिए, आर्टिकल 124 का क्लॉज 2 बात करता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के बारे में, और आर्टिकल 217 बात करता है हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के बारे में। अपॉइंटमेंट करने का अधिकार किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को, जिसके लिए वो कंसल्टेशन करते हैं जिन सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जजेस से जिसको उन्हें लगता है कि जरूरी है कंसल्ट करना, वो उनके साथ कंसल्ट कर लेते हैं। हालांकि इसे बाद में बहुत वाइडली इंटरप्रेट किया गया। देखिए, शुरू में ये बात हुई कि जो प्रेसिडेंट कंसल्ट करेंगे, उस कंसल्टेशन का मतलब क्या? कंकरेंस है क्या? मतलब मान लीजिए कि वो CJI से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करते हैं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहमत नहीं है, तो क्या प्रेसिडेंट उनकी बात स्वीकार कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? यही मुद्दा आया 1981 में। चूंकि 1970s का दौर बड़ा वोलाटाइल रहा था और कई बार जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स हुए थे उनमें एग्जीक्यूटिव ने इंटरवीन किया था, तो 1981 में ये मामला आया जिसमें इस बात को साफ कर दिया गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की रिकमेंडेशन अगर किसी अपॉइंटमेंट को लेकर है या फिर ट्रांसफर को लेकर है, उसे जुडिशरी एक ठोस कारण बताते हुए इनकार कर सकती है।
कुल मिला के जो फर्स्ट जज केस था उसमें एग्जीक्यूटिव को प्राइमेसी दे दी गई, प्राथमिकता दे दी गई, और ये प्राथमिकता 12 सालों तक चली। 1993 में 12 सालों बाद आया सेकंड जजेस केस। इसमें कोलेजियम सिस्टम का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। यहां पर यह कहा गया कि प्रेसिडेंट का जो जुडिशरी के साथ कंसल्टेशन है उसका मतलब है कंकरेंस, मतलब जुडिशरी का इन अपॉइंटमेंट के मामलों में सहमत होना जरूरी है। लेकिन जुडिशरी का मतलब यहां पर सीजीआई नहीं है, एक इंडिविजुअल पूरे इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। इसीलिए मामला निकला कोलेजियम का, मतलब जो कंकरेंस होनी चाहिए वो केवल सीजीआई की नहीं बल्कि उनके साथ 2 और सीनियर मोस्ट जजेस की होनी चाहिए। इस तरीके से 3 मेंबर्स का एक कोलेजियम तैयार हो गया जो इस बात को डिटरमाइन करेगा कि किसे अपॉइंट किया जाएगा और किसे नहीं, जिसमें एक सीजीआई और 2 और मेंबर हो गए। 1998 में थर्ड जजेस केस आया। इसमें कोलेजियम को एक्सपेंड करके एक 5 मेंबर बॉडी बना दिया गया, मतलब सीजीआई और 4 सीनियर मोस्ट जज। सुप्रीम कोर्ट का जो कोलेजियम होता है इसके हेड सीजीआई होते हैं और 4 मेंबर्स होते हैं। हाई कोर्ट के कोलेजियम में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और 4 अदर सीनियर मोस्ट जज होते हैं। अगर हाई कोर्ट के कोलेजियम ने कोई नाम प्रेसिडेंट को देना है तो वो सबसे पहले सीजीआई और सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम से अप्रूव होना चाहिए। जजेस जो हायर जुडिशरी में होते हैं वो केवल कोलेजियम सिस्टम के माध्यम से ही अपॉइंट होते हैं और सरकार का रोल केवल तभी आता है जब उनके पास नाम पहुंच जाए। यहां पर देखिए एक प्रश्न है प्रीलिम्स 2014 का कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के नंबर को इंक्रीज करने का अधिकार किसके पास है। इसका सही जवाब है पार्लियामेंट। ये अधिकार तो देखिए पार्लियामेंट के पास ही है। यहां पर हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में है। इंडियन रेलवे ने अभी इसे रोल आउट किया है 156 हेल्थ फैसिलिटीज के लिए इंडियन रेलवेज में, पूरे देश में। ये इंडियन रेलवेज का इनिशिएटिव है। यहां पर ये एक सिंगल आर्किटेक्चर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो भी रेलवे हॉस्पिटल्स हैं वो बढ़िया से काम करें, फास्टर, सीमलेस और हैसल फ्री। इसे रेल टेल इंप्लीमेंट कर रहा है। एक मिनी रत्ना पीएसयू है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का। इसके अलावा सीडैक भी शामिल है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक के तहत काम करता है। फीचर्स ये हैं कि ये सभी प्रकार के क्लिनिकल केयर जैसे लैब, फार्मेसीज और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को कवर करता है। एक ऐप भी है जो पेशेंट का सारा रिकॉर्ड रखेगा और पेशेंट उसे किसी भी समय चेक भी कर सकता है। ये जो पूरा इंफॉर्मेशन सिस्टम है ये टेली कंसल्टेशन, लैब रिपोर्ट एक्सेस, मेडिसिन कौन सी किसको डिस्बर्स की गई, सारी जानकारी दे देगा। ये नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन जो प्रोग्राम है उसके साथ भी इंटीग्रेट किया गया है। ये प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का है। रिविजन कर लेते हैं। पहला स्टेटमेंट गलत इसलिए है बिकॉज एफएसडीसी नॉन स्टैच्यूरी बॉडी है, ना कि स्टैच्यूरी बॉडी। ये सही है। डिमेंशिया ब्रेन टिश्यूज के डैमेज होने की वजह से होता है, फंगल डिसीज की वजह से नहीं होता। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम 2021 ये आसियान ने एस्टैब्लिश नहीं किया है, रशिया ने एस्टैब्लिश किया है। ये वाला तो सही है। सेशन की पीडीएफ ओनली आयर्स के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। देखिए कल मैंने और शिवम सर ने एक डिस्कशन किया था टेस्ट सीरीज और सीसैट के ऊपर। अगर आपने उसे नहीं देखा है वो वीडियो तो उसे ज़रूर से देख लीजिएगा। मे भी कुछ काम की बातें आपके लिए वहाँ पर मिल जाए। तो चलिए आज के सेशन में यहीं पे रुकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।